तो साथ की बड़ी बात में शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। ये मॉर्निंग एक्शन क्या है? रीवा जिले की आज समीक्षा बैठक हो रही है। मॉर्निंग एक्शन ये है कि आजकल जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल से खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। रीवा जिले की समीक्षा बैठक है। वो अधिकारी तो बचकर रहे जो काम करने के बजाय अपने एसी कमरों में बंद रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। कानून व्यवस्था और नल जल योजना पर चर्चा होगी। सीएम आवास योजना की रिपोर्ट लेंगे। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। विवेक, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत मीटिंग में ही क्विक एक्शन लेते हैं। तो आज कहां की बैठक होने जा रही है और अब तक कितने एक्शन लिए जा रहे हैं, एक आध दो हमारे दर्शकों को बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 7 बजे से ही ब्यूरोक्रेसी के साथ कामकाज शुरू कर देते हैं और आज रीवा जिले की बैठक ले रहे हैं। रीवा जिले के सभी अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, एसपी और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो आज की बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री इस दौरान जो है पूरे जिले में विकास कार्यों से लेके तमाम जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे और जो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासकर जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर सरकार जिस तरह नशे पर प्रहार कर रही इस समय नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इन तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। और यदि कहीं कोई खामी आएगी तो मुख्यमंत्री तत्काल जो है बैठक में ही अधिकारियों को जो है जवाब तलब भी करेंगे। पिछली कई मीटिंग में ये हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के तेवर काफी सख्त नजर आए। उन्होंने बैठक के दौरान ही, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो या फिर किसी विभाग का चीफ इंजीनियर हो, उसको जो है तत्काल जो है बैठक में ही फटकार लगाई। गलत जानकारी देने पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकारा है। तो ऐसी स्थिति में आज सबकी नजर रीवा जिले की इस बैठक पर है कि मुख्यमंत्री रीवा जिले के अधिकारियों को क्या निर्देश देते हैं और उनसे क्या कुछ पूछते हैं, और यदि मुख्यमंत्री उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो फिर कौन अफसर होगा जिस पर मुख्यमंत्री की गाज गिरेगी। कई अफसरों को मुख्यमंत्री ने इसके पहले जो बैठकें हुई हैं उनमें सस्पेंड भी किया है और इसलिए ये बैठक जो है, मॉर्निंग एक्शन जो है मुख्यमंत्री का, ये काफी जो है चर्चाओं में भी है और इस पर सबकी नजर बनी हुई रहती है। आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद रीवा जिले की बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें वर्चुअली सभी अधिकारी जुड़ेंगे। और कई बार हमने ये भी देखा है कि और सही में विवेक, जब कार्य होगा नहीं, धरातल पर उतरेगा नहीं, आप एसी कमरों और एसी अपनी कार से निकलेंगे नहीं तो आपको फटकार नहीं तो क्या आपकी आरती उतारी जाएगी? बड़ी सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल आपका। और खबर मुरैना से, इसके बाद अपहरण हुए युवक को पुलिस ने रिहा करा दिया है। बदमाशों ने किया था युवक का अपहरण। परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ लिया। साइबर और मुरैना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। देखिए, पुलिस पर अगर आप यकीन करेंगे ना तो होगा यही जो इस खबर में हुआ। यानी बदमाशों ने पहले अपहरण किया, परिजनों से फिरौती मांगी, तो परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने इन्हें छोड़ा दिया। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सत्येंद्र, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जरा संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो जोरा थाना इलाके का है और ये जो तीनों बदमाश हैं उन्होंने पहले ये जो युवक है इसकी बोलेरो गाड़ी को किराए पर हायर किया था और कहा था कि माता के निराला जी माता मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाहर से है और वापस यहाँ हमको जोरा छोड़ देना। जैसे युवक इनको गाड़ी में बिठाल के ले जा रहा था तो उसी समय पगारा डैम के पास में इन्होंने गाड़ी रुकवाई और उस युवक के हाथ पैर बांधकर गाड़ी में पीछे डाल दिया और उसके बाद उस गाड़ी को ले जाकर जहाँ से जो युवक बताए जा रहे हैं कि भिंड जिले का एड़ोरी जो थाना इलाका है उस वहाँ के ये लोग 2 युवक वहाँ के रहने वाले हैं, एक मुरैना का। इन तीनों ने मिलकर ये पूरी कहानी का षड्यंत्र रचाया था। इसमें एक अहम चीज ये निकल कर आ रही है कि ये जिनमें जो एक युवक है उसकी पति पत्नी का आपस का विवाद चल रहा है, उसमें इसके पैसे खत्म हो गए और जहाँ जॉब कर रहा था वहां से जॉब भी हट गई। तो इस कारण से ये जो पूरी कहानी इसने रचाई और इस पूरी कहानी
को लेकर ये जो विवाद है वो सामने आया। उसके बाद में ये ले जाकर उधर ले जा रहे थे, तो जैसे ही इस जो युवक है जिसका अपहरण हुआ था उसके चाचा भी पुलिस में हवलदार हैं, तो जब परिवार में इसकी सूचना मिली थी तो जैसे ही आपस में वो हुई तो उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तो साइबर और जिस थाने में पदस्थ थे उस थाने की पुलिस और जोरा थाने की पुलिस, ये सारी पुलिस और साइबर की टीम बिल्कुल इस पर नजर बनाई। ठीक कह रहे हैं, अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करे तो अपराध वाकई जीरो हो जाए प्रदेश में भी और जिले में। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे रायपुर में अवैध वसूली करते 4 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं। सहायक प्रबंधक को धमकी देकर वसूली कर रहे थे। सभी फर्जी पत्रकार रायपुर और महासमुंद के रहने वाले थे। पुलिस ने अवैध वसूली का मामला दर्ज किया। सेवक राम, दीवान, सुनील यादव, हामिद कादरी समेत VR वर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये राखी थाना का मामला है जहां पर ये लोग पत्रकार बनकर वसूली का काम कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। ने फिर सीधा मेरे साथ सौदेबाजी की और मेरे को 2.25 लाख की मांग की। तब मैंने ठीक है मैं घर से आता हूँ बोला, सीधे फिर मैं थाने में आया। मेरे साथ एक भाई साहब थे, उनके मोबाइल में इनकी सारी बातें टेप हो गई थी, इनका फोटो सब आ गया था, सब उनको दे दिए। फिर थाने वालों ने कार्रवाई की और इन पुराने मामले में जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसी को लेकर के उनके द्वारा उनसे करीब 2.25 लाख रुपए की मांग की गई है। और चूंकि उसने इस चीज़ का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में प्रस्तुत किए हैं आवेदन के साथ में, तो प्रथम दृष्टया धारा 384 का अपराध प्रतीत होने से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना ली गई है। तहसीन, हम और आप तो खबर के जरिए जनता को, प्रदेश को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, जिस तरीके से ये एक बड़ी ये घटना ये सामने आई है जिसमें कि एक कह सकते हैं कि बेंजामिन सिक्का जो तहसीलदार स्तर के जो NRDA में पदस्थ अधिकारी हैं, उनसे ये अवैध वसूली करते हुए 4 पत्रकार, इनको फर्जी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके ये इनका कृत्य है निश्चित तौर पे ये फर्जी पत्रकार हैं। और इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि बेंजामिन सिक्का जब ये बसना इलाके में जो महासमुंद इलाके में है वहां पे ये पदस्थ थे, वहां पे कोई इनके कोई पुराने प्रकरण थे, उसको उजागर करने का लेके इन्होंने कई पिछले 4 महीने से परेशान कर रहे थे इनको। और जब इन्होंने ये बात अपने एक साथी से कही तो इन्होंने ये कल ये पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इनके ऑफिस में इनको बाकायदा इनकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है। और जो बेंजामिन सिक्का और उनके जो साथी हैं उन्होंने थोड़ा सूझबूझ का परिचय दिया, उसके बाद इनकी रिकॉर्डिंग करके एविडेंस बना के उसके बाद पैसा लेके आ रहे हैं कह के पुलिस के पास पहुंचे हैं। पुलिस को जब एविडेंस दिखाएं तो पुलिस ने एक टीम तैयार करी है और उसको पेमेंट देने के लिए जो मंत्रालय का पिछला गेट है वहां पे उनको तय किया। वहां जब वो पहुंचे हैं तो 2.25 लाख रुपए लेते हुए ये चारों जो आरोपी हैं इनको पुलिस ने धर दबोचा। और जब इनको थाने लाकर पूछताछ की गई तो इसमें सेवक राम, दीवान, सुनील यादव, हामिद कादरी और RB वर्मा इन्होंने अपने नाम बताए। इसमें जो सेवक राम दीवान है ये अपने आप को पत्रकार कल्याण महासंघ का अध्यक्ष बताते हैं और ये संपादक रिपोर्टर क्रांति जो महासमुंद के बसना से संचालित होता है उसका संपादक ये बताते हैं। और इसमें सुनील यादव रायपुर के हैं और RB वर्मा रायपुर के हैं। और इनका जो कृत्य है निश्चित तौर पे काफी शर्मनाक है और इस तरीके ये जो पत्रकारिता का जो पेशा है उसको ये बदनाम करने का एक ये इनका तरीका है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी पुलिस ने इनके खिलाफ जो है 384 जो अवैध वसूली का मामला दर्ज किया और इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है कि किन किन जगह पे किस किस द्वारा किया गया है। अगर पत्रकार का चोला पहनकर कल्याण समिति का कार्यकारी भी बन जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जनता को है, बेनकाब करेंगे। बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हवाला के लिए जबलपुर से मुंबई जा रहे एक आरोपी के पास से स्टेशन गंज थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि आरोपी मनोज चौधरी रकम को लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, यानी जो पैसे मिले ना उसके लिए जब पूछा गया कि बताइए पैसे कहां से आए तो बता ही नहीं पाए। मतलब आपके पास पैसे हैं, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये कहां से आए। ये बड़ी गजब की स्थिति है। एक संदिग्ध स्थिति में एक बैग मिला था, उसमें 5 गड्डियां थी, 5 बंडल्स थे
और उसमें जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें पैसे हैं और करीब 50 लाख रुपए जो है उसमें कैश बरामद हुआ। वो उसका कोई अकाउंट नहीं दे पाए कि किस आधार पे उनके पास ये पैसे आए। पंकज इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, 50 लाख रुपए जबलपुर से मुंबई लेकर ये जा रहे थे और बता ही नहीं पाए कि ये इनके पैसे हैं नहीं है, किस काम के लिए ले जा रहे हैं? जी बताना चाहूंगा, जैसा कि पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव द्वारा हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक जब एसपी ने पूरे मामले को जैसे ही सुना तो क्योंकि एक बड़ी रकम थी और बड़ा हवाला से जुड़ा इसको देखा जा रहा था, तो उसने जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो पंचू नाम के एक कमलेश साह और उर्फ कमलेश साह नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये पैसे उस आरोपित मनोज चौधरी को दिए गए थे और उनसे कहा गया था कि इसे मुंबई में जाकर एक व्यक्ति को देना है। जैसे ही पुलिस को इस चीज का इनपुट मिला था तो उन्होंने स्टेशन में घेराबंदी की और आखिरकार आरोपी को धर दबोचा था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब आपको ले चलेंगे बुरहानपुर में वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। जंगलों में सागौन के पेड़ों को ये लोग काट रहे हैं, साथ ही वन कर्मियों पर हमला भी कर रहे हैं, यानी जंगल भी काट रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं वन कर्मियों पर। ऐसा ही मामला नेपानगर के जमुनिया नाले के जंगल में देखने को मिला है। वन कर्मियों को पेड़ काटने की सूचना मिली थी। जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो उन पर पत्थर और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, माफिया ने 2 वन कर्मियों को बंधक बना लिया और वाहन में तोड़फोड़ भी की। किसी तरह बंधक बने वनकर्मी माफिया के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इस हमले में रेंजर समेत 6 वनकर्मी घायल हुए हैं। अभी तक 8 आरोपियों के खिलाफ FIR लिख ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। तो मॉर्निंग प्राइम की अगली खबर पेंड्रा से है। पेंड्रा में आज 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का अव्यवस्था और लापरवाही के बीच शुभारंभ हुआ। 15 अक्टूबर तक खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता में 5 संभाग से 1100 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई, हालांकि इस पर तो किसी का रोक है नहीं, जिससे खिलाड़ी भीगते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। आयोजकों ने बच्चों को बारिश से भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। वहीं मंच पर जनप्रतिनिधियों के लिए वाटरप्रूफ टेंट तैयार थे। मारवाही के विधायक हैं, नाम है डॉक्टर के ध्रुव। जब भाषण दे रहे थे तब बच्चे कुर्सी सर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे और माननीय भाषण दे रहे थे। वहीं कल जब बच्चे पेंड्रा पहुंचे तो कई जिलों के बच्चों को खाना तक नहीं मिला, यानी जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको VVIP ट्रीटमेंट है और जो जनता है वो भीगती रहे, अव्यवस्थाओं के बीच खेलती रहे। कहाँ परवाह है किसको, लेकिन परवाह करना होगा। आप ही जनता है, आप ही जनार्दन है। तो एक बार फिर आपके अपने न्यूज चैनल यानी IBC 24 की खबर का असर हुआ है, जहां बाल संरक्षण आयोग के 2 सदस्य गुड़ियारी के शासकीय प्राथमिक स्कूल की अव्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल की हालत पर गरही नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इस तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के क्लासरूम में बिजली की सुविधा है नहीं, स्टाफ रूम में बिजली आ रही है, ये बच्चों के अधिकारों का हनन है। यानी क्लासरूम में नहीं, स्टाफ रूम में बिजली है। सदस्य ने कहा कि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। IBC 24 ने स्कूल की अव्यवस्था को लेकर के खबर चलाई थी और बाल संरक्षण आयोग की टीम गुड़ियारी के जर्जर स्कूल में पहुंची है और यहां पर टीम भी जायजा ले रही है। हमारे साथ टीम के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप यहां पर स्कूल का जायजा ले रही हैं, आपने क्या देखा यहाँ पर और कितनी खामियाँ यहाँ पर नजर आई? यहाँ पर हम लोगों ने निरीक्षण के दौरान ये पाया कि बिजली भी बिल्कुल नहीं है, लाइट पंखे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है लाइट पंखे का, और बच्चों के बैठने की व्यवस्था, टेबल चेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी इसमें हादसा बड़ा हो सकता है जिसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो हम अभी प्राचार्य महोदया से हम बात कर ही रहे थे कि आपने क्या क्या मांग की, तो मैडम ने बहुत सी चीज़ें बताई हमें कि टेबल चेयर टूट गए हैं तो टेबल चेयर की मांग की है। इनका कहना है कि उन्होंने मांग की है बट अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आगे निरीक्षण
करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और बच्चों की भी शिकायत हुई कि हमें लाइट बिना दिखता नहीं है, लेकिन हम डर के मारे कुछ नहीं बोलते। और बाथरूम की व्यवस्था इतनी गंदी कि बदबू और पानी भरा रहता है, उसमें बच्चे मजबूर हैं जाने के लिए बाथरूम और टॉयलेट में। जैसे कि हमने कल खबर चलाई थी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा असुविधा में हैं, उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो क्या आगामी दिनों में बच्चों के पास सुविधा होगी? मैडम, आज की रिपोर्ट हम जो तैयार कर रहे हैं उस पर हमारी पूरी कोशिश है कि ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा इस स्कूल के लिए करने की हमारी कोशिश है। बिल्कुल, तो मामले को बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने ये भी बात कही है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो सीएम साहब को भी सौंपी जाएगी। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस स्कूल की स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने का एक अनूठा तरीका इजाद किया है। यहाँ के टीचर बच्चों को कठिन टॉपिक को गाने के माध्यम से डांस करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और कठिन विषयों को समझ भी जाते हैं। इसलिए बच्चों को नाच गाकर पढ़ाया जाता है। खेल खेल में ही बच्चे कठिन चैप्टर को याद कर लेते हैं। इसीलिए फैसला लिया गया कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो और वो कठिन से कठिन चीज़ों को बड़ी आसानी से सीख पाए। हम बच्चों को जो बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, उसमें वो मज़ा करके उस चीज़ को पढ़ सके, इसलिए उनको डांस से, एक्शन से, पोएम से, सिंगिंग के थ्रू ये सब चीज़ें सिखाते हैं। अगर कोई भी चीज़ याद नहीं होती तो मैम हम लोग को एक्शन कर करके सिखाते हैं, उससे हम लोग को याद हो जाता है। और डांस कर करके पढ़ाते हैं और एक्शन कर करके। करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन रायपुर के पुरानी बस्ती में रहने वाली 16 वर्ष की आरबी झा अपने पिता के लिए व्रत रख रही हैं। आरबी 7 साल की उम्र से करवा चौथ का कठिन व्रत कर रही हैं। यूं तो करवा चौथ के अवसर पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती आई है, लेकिन आज हम आपको रायपुर के एक ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जो अपने पिता के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आई है। हमारे साथ आरबी झा मौजूद हैं। आरबी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आप अपने पिता के लिए जो व्रत रखती हैं कितने सालों से रख रही हैं? मुझे इस व्रत को रखते हुए 7 साल हो गए हैं। मैंने ये व्रत मम्मी को मैंने देखा था, तो मैंने मम्मा से पूछा इस बारे में कि आप ये पूजा की तैयारी किस लिए कर रही है, आज क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि आज करवा चौथ है, मैं पापा के लिए व्रत रखती हूँ। तो मैंने जिद करी उनसे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती आई हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग दोनों साथ में पूजा करते हैं, हम लोग दोनों साथ में व्रत रखते हैं, पापा की उम्र ज़्यादा लंबी रहेगी। अभी तो आप अपने पिता के लिए व्रत रख रही हैं, लेकिन शादी के बाद कैसे करेंगी? मैं उस समय भी अपने पिता के लिए व्रत रखूंगी और अपने पति के लिए भी व्रत रखूंगी। मैं उसको मना करी कि मत रखो, क्योंकि उसे स्कूल जाना होता था और छोटी बच्ची थी, पर वो नहीं मानी। उस साल तो मैंने मना लिया, फिर अगले साल वो ऐन दिन पर सुबह से बिना कुछ खाए पिए बैठी रही कि नहीं मुझे भी करना ही है और मैं भी पूजा करूंगी। तो हम लोगों ने समझाया पर वो नहीं मानी तो हमने कहा कि चलो ठीक है रखो, तो वो तब से रखती आ रही है। तो ये बड़ी बात है कि करवा चौथ में एक बेटी अपने पिता की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और आगे भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी वो अपने पिता की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती आएंगी। कैमरामैन रखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और आगे देखिए आपकी अपनी भाषा यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बनी हमर गोठ, जिसको प्रस्तुत करेंगे हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली।